हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। अभी आप लोग को मालूम है अधिगम चल रहा है। अधिगम पर हम लोग क्या करते हैं मित्रों, अभी चर्चा करते हैं। अधिगम क्या है वो पढ़े हैं, अधिगम का परिभाषाएं पढ़े हैं। अब जो है आज जो कुछ नया सब विषय पर चर्चा करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं मित्रों। तो आज है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक हमारा जो सीखना है, और ये जो अधिगम है उस सीखना और अधिगम को मित्रों कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और किन किन कारकों पर क्या करता है हमारा जो अधिगम है निर्भर करता है। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट इसमें शारीरिक स्वास्थ्य है, सेकेंड है मानसिक स्वास्थ्य, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है सीखने की इच्छा, फिफ्थ है प्रेरणा, सिक्स है वातावरण, सेवन है विषय सामग्री का स्वरूप, और एट है शिक्षण का सहायक सामग्री, नाइन है अध्यापक की भूमिका। तो मित्रों ये जो आपको है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम के कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक मित्रों, ये जो आपका है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, और अधिगम के कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। आखिर शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है हमारे अधिगम में? तो अधिगम में मित्रों शारीरिक स्वास्थ्य की क्या क्या भूमिकाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का समान रूप से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध है। मित्रों क्या हो जाता है, आपको शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का समान रूप से प्रत्यक्ष एवं क्या है घनिष्ठ संबंध है। मतलब शरीर का और सीखने का क्या है घनिष्ठ संबंध, बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। जब तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं, और जब किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं तो आप सीखने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके शरीर क्या होगा उस कार्य करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर सकती है और सक्षम नहीं हो सकती उस समय। इसलिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप किसी कार्य को सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया मित्रों शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का समान रूप से क्या है सामान्य प्रत्यक्ष एवं क्या है घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसीलिए शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। इसीलिए मित्रों शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। अब शिक्षार्थी जो है जो शिक्षा ग्रहण करेगा और उसका शारीरिक स्वास्थ्य अगर हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम ये समझ नहीं पाएंगे जो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है क्या नहीं, तब तक हम उसको उचित ढंग से सिखा नहीं पाएंगे, अधिगम नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए आपके वर्ग में बालक आया पढ़ने के लिए, तो बालक का अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य जो है अगर वो अच्छा नहीं रहता है तो बालक पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा बेंच डेस्क पे बैठ जाएगा, सो जाएगा। अगर कोई बालक आपके वर्ग में आके बैठ गया, सो गया, तो वो क्या कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसीलिए मित्रों इसीलिए शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना क्या है आवश्यक है। इसीलिए शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना क्या है आवश्यक है। और मित्रों वह किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कम समय में कर लेगा। कौन? जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो किसी भी कार्य को कम समय में आसानी से कर लेगा, और कम समय में क्या करता है मित्रों आसानी से क्या कर लेता है वो सीख लेता है। किसी भी कार्य को कम समय में क्या कर लेते हैं आसानी से कार्य कर लेते हैं, और कठिन से कार्य को क्या कर लेते हैं आसानी से कर पाते हैं। जैसे कोई बालक है,
अगर बालक स्वस्थ रहा, उसको क्या करना, अपना पाठ याद करना है। तो पाठ जब याद करना है मित्रों, तो पाठ याद करने का अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो कम से कम समय में वो बालक क्या देखते हैं, तीव्रता के साथ वो क्या कर लेते हैं, उस पाठ को याद कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक होने पर बालक अध्ययन अधिक समय तक कर लेता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य बालों का ठीक रहता है तो अधिक समय तक अध्ययन कर लेता है, अधिक समय तक अधिगम भी कर लेता है। अगर आप देखते होंगे कोई बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो वो क्या करते हैं, बैठ करके और अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक को अध्ययन कर लेते हैं। उसमें जो जो उसको होमवर्क मिला रहता है, गृह कार्य मिला रहता है, उसको क्या कर लेते हैं, बालक विद्यार्थी क्या कर लेते हैं, शिक्षार्थी उसको अध्ययन कर लेते हैं अधिक समय तक, और उसके बाद उसको अधिगम भी आसानी से मित्रों क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते मित्रों, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, आपको मन जो है वो हमेशा ऐसे रहे जो खुशी पूर्वक रहे, और आसानी से आपको हमेशा कोई दिमाग में न टेंशन रहे, न कोई चिंतन रहे, न कोई परेशानी रहे, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य हो जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है मित्रों, वो अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक किसी बालक को, किसी भी व्यक्ति का जब तक मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक वो क्या कर सकते हैं, अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मानसिक स्वास्थ्य में क्या सब है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार में अनेक समस्याएं देखी जाती है। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित वास्तव में व्यवहार में क्या क्या अनेक समस्याएं देखी जाती है। अगर जिस बालक के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उसमें अनेक समस्याएं देखी जाती है। आप लोग देखते हैं, बोलते हैं कोई बालक, आप किसी व्यक्ति को बोलते पागल है, क्यों आपको लगता है, क्योंकि आपको उसके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और उसके व्यवहार में जो उचित अनुरूप, जो हमारे रीति रिवाज के अनुकूल व्यवहार है, उसके अनुकूल नहीं हो करके उसका व्यवहार कैसा दिखता है मित्रों, प्रतिकूल दिखता है। मतलब उसका जो व्यवहार जो है वो अनुकूल दिखना चाहिए, उसका व्यवहार अनुकूल नहीं दिख करके कैसा दिखता है मित्रों, प्रतिकूल उसका व्यवहार दिखता है, उनका व्यवहार दिखता है। अब इसी के अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इसके परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। जिस बालक के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है मित्रों, तो वो क्या हो जाता है, मतलब इसके जो परिवार का क्या हो जाता है, परिवार तथा विद्यालय का क्या हो जाता है, वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। मतलब इसके परिवार का भी और विद्यालय का भी, दोनों का वातावरण अगर देखा जाए खासतौर पर, तो क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, उचित रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि बालक का स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो उसके व्यवहार में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। जब व्यवहार उचित रूप से, अनुरूप रूप से अपने शिक्षक के साथ अगर कोई बालक उचित रूप से व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाते हैं, तो उसके परिवार और विद्यालय में वातावरण क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाते हैं। जो उचित वातावरण होनी चाहिए वो वातावरण नहीं मिल पाते हैं। और इसी के अगले पॉइंट पर चलते हैं। वह कठिन से कठिन अधिगम जल्द सीख लेते हैं। कौन, जिस बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो बालक क्या हो जाते हैं, कठिन से कठिन अधिगम जल्दी सीख लेते हैं, और कठिन से कठिन अधिगम मित्रों क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। वो तो पहले हम बता रहे थे आपको, जिन बालक के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, और अब बता रहे हैं जिन बालक के मित्रों क्या हो, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। तो जिन बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कठिन से कठिन अधिगम जल्द ही सीख लेते हैं। जो बड़े से बड़े कार्य रहता है उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। इसी में अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह बड़ी विषयों को अधिक समय देकर और बड़ी सरलता से के साथ अध्ययन
कर सकता है। क्या होता है मित्रों, अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक होते हैं तो वह क्या करते हैं, होने पर बड़ी विषयों को भी अधिक समय देकर और बड़ी सरलता के साथ अध्ययन कर सकता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहा तो क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी विषयों को क्या करते हैं, अधिक समय देकर। बहुत बहुत सारे बालक होते हैं, कुछ कुछ विषय क्या लगते हैं उसको भारी लगते हैं, मतलब उसको अध्ययन करने में क्या लगता है, भारी लगता है, मतलब उचित ढंग से वो क्या करते हैं मित्रों, अधिगम नहीं कर पाते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो वो क्या कर लेते हैं, मतलब भारी सब्जेक्ट को भी अधिक से अधिक समय देकर के उसको क्या कर लेते हैं, सरलता से अध्ययन कर लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मित्रों। अधिगम प्रक्रिया में बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक होता है। वास्तव में अधिगम प्रक्रिया में बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है मतलब जब तक स्वास्थ्य मस्तिष्क नहीं रहेगा तब उचित ढंग से बालक किसी विषय वस्तु को, अपने पाठ्य पुस्तक को अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसे अधिगम नहीं कर पाएगा। तो अधिगम के लिए मित्रों जो है मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ये मानसिक स्वास्थ्य था मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता तो आप लोग जानते ही हैं, जो परिपक्व हो जाना, किसी कार्य में परिपक्व हो जाना। तो चलिए परिपक्वता पर चर्चा करते हैं। इसका देखते हैं पॉइंट सब। अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावशाली बनाती है। अधिगम जो प्रक्रिया होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होता है, बालक के क्या हो जाता है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता जो क्या हो जाता है, अधिक प्रभावशाली बनाती है। मतलब अधिगम प्रक्रिया, सीखने के प्रक्रिया में अगर वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और वो परिपक्व होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब वो अधिगम को क्या बना देते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। अधिक से अधिक उनको मित्रों क्या करते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। इसी के अगले पॉइंट पर चलते हैं। छोटी कक्षा में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है। छोटी कक्षा में बालक को मांसपेशियों को मजबूत बनाने को ओर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बालक परिपक्व हो जाए शारीरिक रूप से मांसपेशियों पर इसलिए बल दिया जाता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए। क्योंकि अगर जब तक बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे, परिपक्व नहीं रहेगा, तब तक हमारे जो बहुत चीज सीखने का, मतलब बहुत सारा खेल सीखने का हमारे विद्यालय में आयोजन किया जाता है, खेल सिखाया जाता है, खेल प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है, तो ये सब संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए मित्रों इन सभी को संभव करने के लिए बालकों को क्या किया जाता है, छोटी कक्षाओं में मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ताकि बालक के मांसपेशी मजबूत रहेगा तो बालक के शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। और जब बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाएगा तो बालक शारीरिक अधिगम आसानी से और जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकते हैं, बालक कर सकते हैं, आसानी से और जल्दी से जल्दी शारीरिक अधिगम कर सकते हैं। इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ताकि वह कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाए और उन्हें व्याकरण एवं पहाड़े आदि का ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में कराया जाता है। मतलब अगर मित्रों क्या होता है, अगर बालक अगर मांसपेशियां मजबूत रहते हैं तो किताब कलम आसानी से पकड़ लेते हैं, और किताब कलम पकड़ना क्या कर लेते हैं, कलम पकड़ना क्या करते हैं मित्रों, सीख लेते हैं। और किताब कलम पकड़ना जब सीख जाए तो उन्हें व्याकरण एवं पहाड़ों के अधिक ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में कराया जाता है।
इसका नेक्स्ट प्रश्न पे चलते मित्रों। परिपक्वता का मित्रों पॉइंट चल रहा है इसमें। परिपक्वता का इसमें चलिए अगला पॉइंट और कुछ देखते हैं। यदि शारीरिक मानसिक परिपक्वता न होते तो सीखने में शक्ति का नाश हो जाती। अगर शारीरिक और मानसिक मानसिक परिपक्व न होते और परिपक्वता न होते तो जो सीखने की शक्ति नाश हो जाता है और सीखने की शक्ति उसमें रहता ही नहीं। मतलब जो सीखने की शक्ति अगर परिपक्व रहता है तो सीखने की शक्ति इतना अधिक हो जाता है जो आसानी से बालक क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं। इसी में कॉल साइनिक के अनुसार कॉल साइनिक ने परिपक्वता के बारे में क्या कहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। परिपक्वता और सीखना प्रक्रियाएं नहीं है वरना एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब कॉल साइनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना प्रक्रियाएं नहीं है, परिपक्वता और सीखना प्रक्रियाएं नहीं है उनका कहना है, और वरना एक दूसरे पर निर्भर है। तो क्या है, वरना एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मित्रों। अब अगला पॉइंट है सीखने की इच्छा। अब सीखने की इच्छा, जिस बच्चे में इच्छा शक्ति ज्यादा होते हैं, नहीं कहते आप लोग जिज्ञासा, उसको पढ़ने के प्रति जिज्ञासा है, इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो बालक आसानी से सीखते हैं और अधिक से अधिक सीखते हैं। चलिए सीखने की इच्छा में क्या है, अधिगम प्रक्रिया में सबसे आवश्यक है सीखने की इच्छा। अधिगम प्रक्रिया में वास्तव में क्या आवश्यक है, सीखने की इच्छा। जब तक उन बालक को सीखने की इच्छा नहीं होगा तब तक बालक वो नहीं सीख पाएगा। अगर आप किसी बालक को बोलिएगा बाबू पढ़ो, बेटा पढ़ो, तो अगर उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रहेगा तो वो बुक ला कर रख देगा, वो इधर उधर मतलब अपना टाइम पास करेंगे वो, अगर उसको इच्छा नहीं है। और फिर बोलेगा मम्मी भूख लग गया, पापा भूख लग गया, कलम नहीं है, पेन नहीं है, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, उन बालक को अभी इच्छा नहीं है मैं पढ़ूं। और जिन बालकों को इच्छा रहता तो अगर किसी वस्तु के अगर अभाव भी रहता है तो उस वस्तु के अभाव के बावजूद भी वो बालक क्या करते हैं, किसी दूसरे बालक से वो ले करके समायोजित करके वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये उस बालक में क्या होगा, आपको इच्छा शक्ति हो क्या। और इसी पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यदि सीखने की इच्छा नहीं होती तो फिर भी अधिगम का क्या प्रयोजन। अगर सीखने की इच्छा नहीं होती तो आप अधिगम का प्रायोजन, क्या प्रायोजन, मतलब अधिगम का प्रायोजन मित्रों आप नहीं करा सकते हैं। अगर सीखने की इच्छा होती है तभी अधिगम का प्रायोजन करते हैं। इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसमें सीखने के प्रति तत्परता उत्पन्न की जाए। अगर आप बालक को नए प्रकार के ज्ञान देते हैं, जो भी आप ज्ञान दे, तो उसके सीखने के प्रति तत्परता आपको उत्पन्न करे, मतलब उसको सीखने के प्रति ऐसे तत्परता इच्छा शक्ति उत्पन्न करे, आप उसको रुचि उत्पन्न करे, जो बच्चे क्या हो, सीखने के लिए तत्पर हो जाए। हाँ सर सिखाइए, हाँ सर सिखाइए। अगर किसी बालक को एक सवाल बता दिया गया मान लीजिए और उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, अगर पुनः उस बालक क्या कर पाते हैं, आगे सवाल वो बोलेंगे सर मुझे आगे नेक्स्ट सवाल पढ़ाइए, इसका नेक्स्ट सवाल पढ़ाइए। क्यों उस बालक को क्या है, सीखने की तत्परता है। जिस बालक को सीखने की तत्परता रहता है तो वो बालक क्या करते हैं मित्रों, क्या करते हैं, मतलब जब जिस बालक को सीखने की तत्परता होती है वो बालक आसानी से अधिगम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्योंकि ऐसे होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। मतलब क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को क्या करते हैं, सीखने में सफल हो जाता है। उसके लिए परिस्थिति, उसके लिए समय विद्यार्थी के लिए अनुकूल नहीं है, तो पर प्रतिकूल है,
अगर उसको इच्छा शक्ति रहता है तो बालक क्या कर देता है, उस समय में भी मित्रों क्या कर लेते बालक सीख लेते हैं और सीख जाता है। चलिए मित्रों, अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। इसका जो अगला कारक है प्रेरणा। प्रेरणा तो आप लोग जानते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, अब किसी कार्य को, किसी व्यक्ति को प्रेरित करे, वही तो प्रेरणा है। प्रेरणा मतलब आपको ऐसे प्रेरित करना किसी कार्य करने के लिए ताकि वो खुशी पूर्वक या मजबूर हो जाए उस कार्य करने के लिए और उसे करे, प्रेरित कर दे। चलिए, और प्रेरणा हम देखते क्या सब है। प्रेरक शब्द का तात्पर्य बालक में आंतरिक एवं बाह्य रूप से उत्साह या प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। मतलब प्रेरणा शब्द के यही तात्पर्य है मित्रों, बालक में आंतरिक रूप एवं बाह्य रूप से उत्साह प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। आप बालक को किसी कार्य के लिए उत्साहित करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई बालक आपके विद्यालय में प्रतियोगिता हुआ और उसमें बालक प्रथम स्थान प्राप्त किए, तो उसको आप क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो बालक क्या हो जाए, उससे उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। और तब बालक क्या करते हैं, आपके विद्यालय के ऊपर जो आपके मतलब जो भी लेवल हो, जिला लेवल हो, राज्य लेवल हो, जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, मतलब इन सबों में बालक क्या करते हैं, मतलब भागीदारी करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और बालक बहुत उच्च जगह तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक को क्या मिला है, प्रेरणा मिला है। क्यों करते हैं बालक ऐसे मित्रों, बालक को क्या मिला, आपको प्रेरणा मिला है। जब आप किसी बालक को अपने विद्यालय में किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, आप उसको पुरस्कृत करते हैं, तो उससे बालक क्या हो जाता है, अपने आप में उत्साहित होता है। और बालक उत्साहित होकर के वो उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय पर भी अपना नाम उसके साथ साथ क्या करते हैं, रोशन करते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बालक के सीखने में ही नहीं वरना सभी प्राणियों को सीखने में प्रेरक तत्वों की आवश्यक माना गया है। मतलब बालक ही नहीं, मतलब और प्राणियों को भी अगर सीखने में अगर प्रेरणा मिलता है और प्रेरक तत्वों को आवश्यक माना गया। क्यों माना गया है, अगर प्रेरणा मिलता है किसी को तो क्या प्रेरित होकर क्या कर लेते मित्रों, सीख लेते हैं। प्रेरित होकर क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब इसी के अगला पॉइंट पर चलते हैं। मित्रों, इसका और नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों को पुरस्कार एवं दंड और बड़े बालकों को प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा प्रेरणा देकर नवीन ज्ञान सिखाया जा सकता है। मतलब शिक्षा क्षेत्र में छोटे बालकों का पुरस्कार देते हैं। ठीक, अब पुरस्कार देते हैं तो उससे भी सीखते हैं। ठीक, अगर कोई गलती करते हैं तो उसे दंड देते हैं, तो बालक क्या करते हैं, गलत काम करना वो कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और बड़े बालकों को प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा प्रेरणा देते हैं। मान लीजिए 2 बालक, मतलब एक कक्षा में 2 बालक ऐसा है, अब एक बालक को आप क्या कर दिए, वो बालक अच्छा काम किए, मतलब परीक्षा में अपने वर्ग में जो है जो अगर जांच परीक्षा होता है तो उसमें बहुत अच्छा मार्क लाते हैं, तब उसको क्या करते हैं, प्रशंसा कर देते हैं। जब उसको प्रशंसा कर देते हैं और दूसरे बालक को आप क्या कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं इसलिए आपको अच्छा मार्क्स नहीं लाना चाहिए, आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, तो बालक की निंदा हो जाता है, उसको इंसल्ट अपने आप को मालूम पड़ता है। और बालक को लगता रहता है हमको जो आज शिक्षक अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में इंसल्ट कर दिए, अपमानित कर दिए, तो बालक भी क्या होते हैं, उसे प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर बालक भी पढ़ते हैं और पढ़ाई करके और अच्छा मार्क्स लाते हैं, उससे भी अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते मित्रों, इसी का
इसीलिए अधिगम प्रक्रिया में सबसे आवश्यक तत्व प्रेरणा माना गया है। मित्रों, इसीलिए अधिगम प्रक्रिया में क्या सबसे आवश्यक तत्व प्रेरणा माना गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में छोटे बालकों को क्या करते हैं, पुरस्कार एवं दंड, और बड़े बालकों को प्रशंसा व निंदा के द्वारा प्रेरणा देकर नवीन ज्ञान को सिखाया जा सकता है। जब ऐसे करते हैं छोटे बालों को, आप क्या करते हैं, पुरस्कार देते, दंड देते, बड़े बड़े वालों को प्रशंसा करते, निंदा करते हैं, और वो प्रेरणा देकर आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान क्या करते हैं, नवीन ज्ञान सिखाते हैं, नवीन ज्ञान सिखाया जाता है। इसीलिए अधिगम को क्या माना गया है, मतलब इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया को सबसे आवश्यक तत्व प्रेरणा माना गया है, या प्रेरण माना गया है, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, क्योंकि यदि बालक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहेगा तो वह उस कार्य में जरूर सफल होगा। वास्तव में मित्रों, अगर कोई भी बालक है, किसी कार्य को करने में अगर बालक प्रेरित रहता है तो बालक क्या हो सकता है, अवश्य सफल हो सकता है, और सफल हो जाएगा मित्रों। और रहने दीजिए मित्रों, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।